हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं FY BCom का कॉमर्स 1 सब्जेक्ट एंड उसमें हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी एंड अभी हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। देखिए, बिजनेस के बारे में हमने पढ़ लिया चैप्टर 1 में। नाउ अभी हमें पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कि बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में नहीं चल सकता। सिर्फ यानी कि बिजनेस खुद से ही सारी चीज़ें करेगा, इनपुट भी लेगा, आउटपुट भी जहाँ पे देगा, खुद से नहीं होगी, उसे कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगा। एनवायरनमेंट ज़रूरी है उसे ऑपरेट होने के लिए। वही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है एनवायरनमेंट के बारे में। अभी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ स्टडी करने होंगे। सबसे पहले आने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे सबसे पहले। एंड उसके बाद आने वाला है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट, या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी करना क्यों ज़रूरी है बिजनेस के लिए, तभी जाके बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें हो सकती है बिजनेस इन्वायरमेंट में, या फिर क्या चीज़ें मिलके कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कहेंगे मिलके बनता है बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद हमें पढ़ना है एजुकेशनल इन्वायरमेंट के बारे में एंड एजुकेशनल इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। जब बिजनेस ओवरसीज़ मार्केट में ऑपरेट करेगा उसे कुछ नए चैलेंजेस फेस करने होंगे, वो हम देखेंगे। एंड उसके बाद आने वाला है अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, करंट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड, एंड लास्ट वन इज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक्स हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मीनिंग है। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वर्किंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। ऐसे फैक्टर्स या ऐसे मैटर्स या ऐसे फोर्सेस, इंटरनल भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। ये बात इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस को जो चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही है, तो फिर वहाँ पे तो वो चीज़ें इन्वायरमेंट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं, उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। Now, the internal factors comprises of firms' strategies and policies, management, labor relations, resources like manpower, capital, machines, etc. ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरनल फैक्टर्स में। फर्म की स्ट्रेटजीज कैसी है, पॉलिसीज़ कैसी है, मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस, मतलब मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ जो काम करें उनके बीच में रिलेशंस कैसे, फ्रेंडली है या नहीं है, या फिर बॉस एकदम कंट्रोल करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे रिलेशंस है कैसे है। तो ये चीज़ आएगी रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, कैपिटल, मशीन्स, ये सारी चीज़ें आने वाली इंटरनल फैक्टर्स में। अभी एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ माइक्रो फैक्टर्स सच एज कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। ये सारे लोग आएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो बिजनेस के आउटसाइड बिलोंग करते हैं। एंड द मैक्रो फैक्टर्स लाइक सच एज इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल एंड अदर फैक्टर्स। ये मैक्रो फैक्टर हो जाता है, बाकी सारे माइक्रो फैक्टर है अंडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट helps the firm to identify its strength and weaknesses, and the analysis of external environment helps to identify opportunity and threats. Yes, internal environment की अगर हम बात करें तो हमारा internal environment बिजनेस के अंदर की सिचुएशन हम स्टडी करके जान सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेसेस क्या है।
मान लो हमारा मैन पावर अच्छा है, एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, कैपिटल हमारे पास सोर्स अच्छा है, ये सारी चीज़ें इंटरनल बताती है। स्ट्रेंथ हो गई, सामने ही समझो उल्टा है कि एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है या टेक्नोलॉजी हम अपग्रेडेड यूज़ नहीं कर रहे हैं, वीकनेस बन गई हमारी। सेम वे अगर हम एक्सटर्नल को स्टडी करने जाए तो एक्सटर्नल में क्या होने वाला है, जो चीज़ें हमारी फेवर में है उसे हम अपॉर्चुनिटीज़ कहेंगे, एंड जो चीज़ें हमारे लिए अनफेवरेबल है उसे हम थ्रेट्स कहेंगे, जो हमारे लिए एक फियर है, थ्रेट है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज आ गया जो हमें अफेक्ट कर रहा है, कस्टमर की चॉइस चेंज हो गई, हम जो चीज़ें बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी कस्टमर को वैसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो ये हमारे लिए एक तरह का थ्रेट हो जाता है। नाउ दिस एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरटेक द SWOT, स्ट्रेंथ, weakness, opportunity and threats analysis. Nowadays SWOT is referred as SWOT. C stand for challenges. ठीक है, अब यहाँ पे हमें C for challenge यूज़ करते हैं हम. Now next is definitions. Environment की हम definition करेंगे according to Keith Davis. Environment of the business means aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect it. क्या कहा इन्होंने, environment क्या होता है, means the aggregate total of all conditions, जो भी conditions exist करती है हमारे business में या आउटसाइड, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी है, या जनरल पब्लिक का जो एटीट्यूड है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंडीशंस एग्जिस्ट हो रही है, जो इवेंट एग्जिस्ट हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, इवेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कॉम्पिटिटर ने कोई नया ऑफ़र ला दिया, ठीक है, अभी या तो फिर नया उसने कोई और प्रोडक्ट ला दिया, कुछ भी इवेंट हो सकता है, एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्ट इट, जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ों को हम कहेंगे एनवायरनमेंट. नाउ सेकेंड, इन द वर्ड्स ऑफ जे क्रिस एंड सी डुगन, business environment consists of all external and internal factors that influence the complex interaction of the market, production and finance, the three basic components of our business world. इन्होंने क्या कहा, business environment consists of all internal and external factor, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों साइड बिलोंग करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट इन्फ्लुएंस द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ द मार्केट, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस. इन तीनों को अफेक्ट करता है. देखिए ये तीन मेन चीज़ है, प्रोडक्शन होना एंड मार्केट में वो चीज़ें सेल होना, प्रोडक्ट सेल होना. ये होने के लिए फाइनेंस भी जुड़ा हुआ रहता है, अगर फाइनेंस है, पैसे हैं तो ही ये हो सकता है. तो ये तीनों चीज़ें कैसी है, इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से. थ्री बेसिक कंपोनेंट्स है ये, ठीक है, इन्हें अफेक्ट करता है, उसे हम कहेंगे, जो चीज़ अफेक्ट करती है उसे हम कहेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट. तो ये हो गए दो डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. अब आगे हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. क्या क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के. सबसे पहला आता है डायनामिक. डायनामिक का मतलब है जो चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है. अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहता है, डायनामिक होता है, हमेशा ही ये चेंज होता रहेगा. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर. चेंजेस टेक प्लेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल में भी चेंजेस होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एक्सटर्नल के चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. और उन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस को मोस्टली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरनल को कर सकते हैं. जैसे टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो नया टेक्नोलॉजी आया है तो हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ हमारे स्किल्ड नहीं है तो उन्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं. लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मोस्टली अनकंट्रोलेबल होता है. जैसे कि अभी मान लो कॉम्पिटिटर्स का, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, नए ऑफ़र ला दिए या नया प्रोडक्ट ला दिया या प्रोडक्ट में चेंजेस कर दिए. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई, मान लो गवर्नमेंट ने हमारे बिज़नेस के रिलेटेड कोई नया रूल्स ला दिया,
कोई नया टैक्स रेट बढ़ा दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक, हमेशा ही चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा ना। फॉर एग्जांपल, कॉम्पिटिटर में इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन और मे चेंज प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर स्ट्रेटजीज। कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, कस्टमर के प्रेफरेंसेस हमेशा ही चेंज होते रहते हैं। कस्टमर को जितनी भी नई नई चीज़ें मिले उन्हें अच्छा लगता है, प्राइस भी उन्हें कम हो तो अच्छा लगता है। और प्रोडक्ट में भी बिजनेसेस भी ट्राई करते हैं डे बाय डे कि कुछ ना कुछ नया नया वो ऐड करते रहे ताकि कस्टमर्स का बेनिफिट हो। गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस पॉलिसी चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा। ये उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए हैं। A business firm needs to make changes in its strategies to face challenges of the dynamic environment। ये जो हमने environment की बात की कि जो डायनामिक है, हम कह रहे हैं कि हम वो फिक्स नहीं है। फिक्स होता तो हम उसे कंट्रोल कर लेते, कि हमें लगता है कि भाई कॉम्पिटिटर है वो पर्टिकुलर एक पैटर्न में ही बिहेव करेगा, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं उस सिचुएशन को। लेकिन जो चीज़ डायनामिक है उसे कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है। तो उस केस में बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं उस चीज़ को फेस करने के लिए, उस चेंजेस को फेस करने के लिए। नाउ अभी यहाँ पे उन लोगों ने हमें चार्ट के ज़रिए फीचर्स बताए हुए हैं कि एनवायरनमेंट क्या क्या कैसा होता है। डायनामिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होती है उसकी, internal and external factors, inseparable part, complex regulations, opportunities और obstacles, proactive और reactive decisions। अब इसे ही हम डिटेल में एक एक करके पढ़ रहे हैं। डायनामिक तो हमने कर लिया। सेकेंड इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। देखिए अभी इम्पैक्ट, असर पड़ता है बिजनेस पे, बिजनेस इन्वायरमेंट का, राइट। अभी ये जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, या फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली, जिसकी इफ़ेक्ट दिखती नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्टली असर तो होता है बिजनेस के फंक्शंस पे। नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट may have direct and indirect impact on working of business firm। For example, the micro और external factors, माइक्रो फैक्टर्स की हम बात करेंगे पहले, like competition, government policies, customer preferences etc. can have a direct and immediate effect on the working of the business firm। ये चीज़ों का सीधा डायरेक्ट इफ़ेक्ट होने वाला है, फर्म को उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। अभी मान लो बिजनेस फर्म कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कपड़े सेल कर रहा है या वॉच है या कुछ भी हो सकता है। कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, कस्टमर को जो बिज़नेस सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट कनेक्शन दिखने मिला, ठीक है। कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हुए, सामने बिजनेस का सेल्स भी कम हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स मे हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन वर्किंग ऑफ द बिजनेस फर्म। ये सारी जो चीज़ें रहती है, सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं दिखता बिजनेस पे लेकिन असर तो करता है। प्रॉफिट या तो बढ़ता है या फिर प्रॉफिट कम होता है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी यहाँ पे हम एनवायरनमेंट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स देखने वाले हैं। Activities of business firms are influenced by internal and external factors. The internal factors are controllable। देखिए इंटरनल को हम हमेशा ही कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते हैं। जैसे मशीनरी अपडेट करना है, सप्लायर चेंज करना है, या तो फिर हम कहेंगे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करना है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना है। सारी चीज़ें बिजनेस के अंदर हो रही है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल इन नेचर। इट इंक्लूड्स मशीनरी, मैन पावर, मैनेजमेंट, लेबर रिलेशंस एक्सेट्रा।
For instance, a company can replace old machinery with new if so required. कंपनी अगर चाहती है, उसे लगता है कि हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं पुराना है, तो वो रिप्लेस कर सकती है, नया ला सकती है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाएगी, टैक्स बढ़ा देगी या कोई नया रूल आ जाएगा हमारे बिजनेस के लिए, हमें नहीं पता है। और वो रूल आया तो भी उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो कोई रूल आया, टैक्स बढ़ गया, तो हमारे बिज़नेस को क्या है, भरना तो पड़ेगा। हम थोड़ी गवर्नमेंट को जाके बोल पाएंगे क्यों टैक्स बढ़ाया, टैक्स कम कर दीजिए, नहीं कर सकते हम। वहाँ पे कोई हमारा कंट्रोल नहीं चलता। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज़, कस्टमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। ये सारी ही चीज़ें आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स में। अ बिजनेस फर्म नीड्स टू एडजस्ट इट्स स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन द एक्सटर्नल फैक्टर। अब यहाँ पे क्या था, हमारे हाथ में कंट्रोल था। हमने खुद ने ही सिचुएशन को चेंज कर लिया कि भाई ज़रूरत है, मशीनरी चेंज करना है कर दो, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है कर दो। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे कुछ चेंजेस आते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्लानिंग में चेंजेस करेंगे या हमारी स्ट्रेटजीज में चेंजेस करेंगे। जैसे कि कॉम्पिटिटर ने कोई अच्छा ऑफ़र ला दिया है, उसकी वजह से उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम हमारे बिजनेस की स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। हम हमारे ऑफ़र में चेंज कर सकते हैं या हमारे प्रोडक्ट फीचर में हम चेंज कर सकते हैं, के प्राइसिंग में चेंज कर सकते हैं। वो जो एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी आगे फोर्थ फीचर देखते हैं हम, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। यस, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते बिजनेस से। बिजनेस कभी भी एनवायरनमेंट के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, जैसे हम कहें रॉ मटेरियल बिजनेस को चाहिए तो एनवायरनमेंट से ही मिलेगा। सप्लायर एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है। कस्टमर जिसे सेल करना है प्रोडक्ट, वो भी एनवायरनमेंट में सिचुएटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, एनवायरनमेंट से मिलेंगे। तो बिज़नेस हमेशा ही जुड़ा हुआ रहता है एनवायरनमेंट से। वो इनपुट्स भी वहाँ से लेता है, आउटपुट भी वो वहीं पे रिलीज़ करता है। ना बिजनेस environment is inseparable part of business. Environment is an integral part of business. Business firms cannot operate without environment. For instance, business firms cannot operate without customers, suppliers and dealers. ये सारे लोग नहीं है तो बिज़नेस काम ही क्यों करेगा। कस्टमर ही नहीं है सेल करने के लिए, सप्लायर ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, तो बिज़नेस चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। ऑल्सो बिजनेस फर्म डिपेंड अपॉन नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर इट्स रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल। नेचुरल रिसोर्सेज भी बिज़नेस को रिक्वायर्ड होते हैं, उनके लिए भी वो डिपेंड करता है नेचर पे ही, एनवायरनमेंट पे ही। जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, कपड़े बनाने हैं, को रेडीमेड क्लोथ्स बनाने हैं तो कपड़ा चाहिए, बाकी अदर मटेरियल्स चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, एनवायरनमेंट से मिलने वाला है। होटल बिजनेस चल रहा है तो फूड देना है कस्टमर्स को, कहाँ से मिलेंगे रिसोर्स, नेचर से ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बिज़नेस हमेशा ही एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। नाउ द टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। ये हो गया हमारा फोर्थ फीचर। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये जो एनवायरनमेंट हम स्टडी कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है इन नेचर। आगे भी हमने देखा, एक तो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, और ये कॉम्प्लेक्स भी है, ईजी नहीं है। एनवायरनमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल है, हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम हमारे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तो हमारा एम्प्लॉय कब बिज़नेस छोड़ के चला जाएगा, दूसरी जॉब पे चला जाएगा, हमें नहीं पता। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं कब चेंज हो जाएगी, कस्टमर के प्रेफरेंस कभी भी चेंज हो जाएगी, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, चेंजेस कभी भी आ सकते हैं। इन ओल्डन डेज बिजनेस एनवायरनमेंट वॉज स्टेबल,
customer preferences were few, competition was limited, government policies were stable and so on. The olden days, पुराने ज़माने की बात करें, बहुत सारे बिजनेसेस नहीं थे तभी, आज की कंपैरिजन में बहुत सारे नहीं थे। आज तो कैसा है, बहुत सारे बिजनेस है, कोई भी बिजनेस की बात करो, बहुत सारे सेलर्स है, ऑनलाइन भी बाइंग सेलिंग होता है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बायर के पास, एंड बहुत बड़ा मार्केट हो गया है सेलर के पास, वो कहीं पे भी उसका प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अभी ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, ठीक। कस्टमर के पास लिमिटेड सेलर्स थे, कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलते थे वो वैरायटी भी लिमिटेड थी, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत हद तक स्टेबल रहता था। अभी आजकल कंपटीशन भी बढ़ गया है एंड उसकी वजह से क्या हुआ है, कस्टमर को बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, इसके लिए कस्टमर के प्रेफरेंसेस भी चेंज होते रहते हैं एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बदलती ही रहती है। पहले थोड़ा स्टेबल थी, अभी चेंज होती है क्योंकि बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने बोला है कि अभी आज के ज़माने में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। Nowadays business environment is more complex due to heavy competition, growing customers expectation, drastic changes in government policies and so on. Now sixth feature is environment creates opportunities and obstacles. एनवायरनमेंट क्या करता है, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी लाता है एंड ऑब्स्टेकल भी लाता है। अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छी बात है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, बिजनेस उसे यूज़ करके ग्रो कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है। एंड ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम भी ला सकता है बिजनेस के लिए। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कि कोई बिज़नेस है, उसे ऐसे लगता है, मान लो वो महाराष्ट्र के मार्केट में सेल कर रहा है उसके प्रोडक्ट्स, अभी उसको ऐसे लगता है कि हम कहीं और ट्राई करते हैं, राजस्थान में डिमांड हो सकती है, चलो वहाँ पे जाते हैं, सेल करते हैं। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहाँ जब सेल करने गए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और सेलर भी वहीं पे आ गया, कॉम्पिटिटर क्रिएट हो गया, तो एक ऑब्स्टेकल आ गया, प्रॉब्लम आ गया वहाँ पे। तो एनवायरनमेंट दोनों ही चीज़ें क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी भी लाता है एंड ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। Environment provides opportunities and creates obstacles in the working of an organization. Opportunities may be termed as favorable situation which facilitates higher profit and growth of business. Opportunity से हमें क्या मिलता है, हायर प्रॉफिट मिलता है, ग्रोथ मिलता है। अपॉर्चुनिटी मतलब एक फेवरेबल सिचुएशन है, ऑब्स्टेकल मतलब आर अनफेवरेबल सिचुएशन which may adversely affect the organization's profitability and growth. Obstacle कुछ प्रॉब्लम हो गई है जो हमारा प्रॉफिट कम कर सकती है। Now next, regulates scope of business. Environment regulates scope of business activities. For instance, government regulations such as restrictions on advertising of liquor and cigarettes restrict advertising of socially undesirable products. देखिए अभी यहाँ पे रेगुलेट्स मतलब कुछ हम बोलेंगे रूल्स लाना या कुछ तरीके से काम होना, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या करता है, रेगुलेट करता है स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके से चलेगा उसको थोड़ा रेगुलेट करता है। नाउ यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली क्या है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है एडवर्टाइजिंग ऑफ लीकर एंड सिगारेट्स। क्यों, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गया, कुछ हद तक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गए स्कोप ऑफ बिजनेस के ऊपर। नाउ एथ फीचर इज रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव डिसीजन। देखिए एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, हमने देखा कि एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कैसे है, फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, चेंज होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है, प्लानिंग करना होता है या स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ती है। तो नाउ ये जो डिसीजन होता है वो एक तो रिएक्टिव हो सकता है या एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब इन्वायरमेंट के फैक्टर में चेंज आ गया, उसके बाद हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए। जैसे कॉम्पिटिटर ने कुछ ऑफ़र ला दिया अच्छा,
ठीक है, एंड उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो उसके रिएक्शन में हम डिसीजन ले रहे हैं कि हम भी कोई नया ऑफ़र दे या फिर प्रोडक्ट के फीचर में चेंज करें या प्राइस में चेंज करें। हमने रिएक्टिव डिसीजन लिया। प्रोएक्टिव इज़ व्हाट, पहले से ही हमने कुछ चीज़ें सोच ली है और हम डिसीजन लेके काम करना चालू कर लेंगे। अभी जैसे मान लो हमें से लग रहा है कि फेस्टिवल सीज़न आ रही है, हमारा कॉम्पिटिटर ऑफ़र लाएगा, हमें से लग रहा है, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऑफ़र लाने से पहले ही हमने डिसीजन ले लिया और हमने काम करना चालू कर दिया। हमने ही ऑफ़र ला दिया, हमने ही नया प्रोडक्ट ला दिया। तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में चेंजेस के अकॉर्डिंगली हमें रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव डिसीजन लेने होते हैं। ड्यू टू एनवायरनमेंट, बिजनेस फर्म्स टेक प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव डिसीजंस। मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स टेक रिएक्टिव डिसीजन। मेजॉरिटी ऑफ फर्म रिएक्टिव डिसीजन लेती है, दैट इज इन रिएक्शन टू डिसीजन टेकन बाय अदर्स और कॉम्पिटिटर्स। किसी ने डिसीजन लिया, उसके रिएक्शन में हम डिसीजन ले रहे हैं। मोस्टली ये सिचुएशन होती है। फ्यू फर्म्स, कोई फर्म ही ऐसे होते हैं, टेक प्रोएक्टिव डिसीजन to launch new models, schemes, to introduce price change, to restructure business, etc. before others do it. ठीक है, प्रोएक्टिव डिसीजन सारे बिजनेस नहीं लेते। सच फॉर्म गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ऑफ कोर्स ऐसे जो बिजनेस है जो प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं वही लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, हीरो मोटरसाइकिल, TCS सॉफ्टवेयर, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सेट्रा। ये कुछ हमें एग्जाम्पल दिए हैं। ये लोग क्या करते हैं, प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं। कॉम्पिटिटर कोई डिसीजन ले उसके पहले ही ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एनवायरनमेंट कैसा है, मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। Changes in environment may have positive and negative impact। देखिए, कोई भी सिचुएशन होती है तो उसकी दोनों इफ़ेक्ट होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ना नेगेटिव ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस फर्म। अभी मान लो कि हम ऐसा कहें कि मशीनरी या टेक्नोलॉजी डे बाय डे नया आता जाता है, तो नया आते रहता है, ये अच्छी बात है बिजनेसेस के लिए। वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं एंड अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में कभी कभी ऐसे होता है कि कोई लोगों की जॉब चली जाती है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी आ गया, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड नहीं है तो हटाने पड़ते हैं। तो कुछ इवेंट हुआ, किसी के लिए फेवरेबल है, किसी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल। Environmental changes may be favorable to some firm and unfavorable to others. For instance, example है, Government of India has liberalized the entry of foreign companies into India. A majority of Indian domestic firms consider the government move as a threat because they have to face competition from the foreign firm. However, few of the Indian firms consider it as an opportunity as they can have a tie-up with foreign firms and also they can learn techniques from the foreign firms. यहाँ पे एग्जाम्पल में उन लोगों ने क्या बताया है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों पहले 1991 में लिबरलाइजेशन किया था। अभी उस टाइम क्या किया गया था कि फॉरेन कंपनीज़ को अलाउ किया था हमारी कंट्री में बिजनेस इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। अभी ये जो चीज़ हुई वो एक तरीके से अच्छी बात थी कि चलो हमारी कंट्री में जो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है उनकी वजह से फंड्स आएंगे, अच्छा रॉ मटेरियल आएगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, अच्छी बात है। लेकिन जो डोमेस्टिक फर्म है उनके लिए तो कंपटीशन बढ़ गया। अभी कस्टमर क्या चाहेंगे, डोमेस्टिक फर्म से ज़्यादा वो फॉरेन कंपनी से गुड्स लेना पसंद करेंगे। तो जो डोमेस्टिक फर्म है वो मार्केट में उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो गया था। ठीक है, तो एक ही इवेंट हुआ जो किसी के लिए पॉजिटिव था, किसी के लिए नेगेटिव था उसका इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एनवायरनमेंट एनालिसिस एंड प्लानिंग। जब भी प्लानिंग किया जाता है बिजनेस में तो उसके पहले एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसके स्टडी किए बिना अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं
तो वो प्लानिंग इफ़ेक्टिव नहीं होता। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस इज inseparable. Main purpose is to set the goals or objectives. Environmental analysis indicates strength, weakness, opportunities and threats. ये हमें पता चलता है environmental analysis करके. Depending on the SWOT analysis, a firm sets its objectives. For instance, SWOT analysis indicates opportunities. The firm can set higher targets. However, if the threats are identified, firm may lower down the targets. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जब भी बिजनेस स्वॉट एनालिसिस करते हैं बिफोर प्लानिंग, तो क्या हो गया, अभी मान लो उन्हें ऐसे लग रहा है कि मार्केट में बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो उनका टारगेट थोड़ा हाई सेट कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके हम ज़्यादा सेल्स करें। लेकिन उल्टा है, समझ लो किसी चीज़ का थ्रेट है बिज़नेस को, तो बिज़नेस क्या करेगा, उसके टारगेट्स को थोड़ा लोअर सेट करेगा। उसे पता है कि हम ज़्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड प्लानिंग। हाँ, यहाँ पे हमने फीचर स्टडी कर लिए ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। उसके बाद हमें स्टडी करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।